इस फोटो को देखिए। इस फोटो में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं उन्होंने एक टी शर्ट पहना हुआ है और इनके टी शर्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद होता है कि हिंदी नहीं आता है, चल निकल। अब ये जो व्यक्ति है इनके खुद के स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है और ये टी शर्ट पहनते हैं कि हिंदी नहीं आती है, चल निकल। अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में यही व्यक्ति सनातन धर्म के बारे में जहर उगल रहा है और ऐसा नहीं है कि इन्होंने गलती से बोला है, ये एक डॉक्यूमेंट से पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद बोल रहे हैं। इनका नाम है उदयनिधि स्टालिन और ये एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उनके सुपुत्र हैं और खुद भी एक पॉलिटिशियन है। सनातन धर्म के ऊपर ये टिप्पणी जो की गई थी वो एक कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी और इस कॉन्फ्रेंस का नाम ही था सनातन एबोलिशन कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब होता है कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए कॉन्फ्रेंस। अब इस एंटी हिंदी और इस एंटी हिंदू के बीच में रिलेशन क्या है और ऐसे स्टेटमेंट सदर्न पार्ट ऑफ भारत के जो पॉलिटिशियंस है वो बार बार क्यों देते हैं और ये अपने स्टेट के लोगों को या फिर दूसरे साउदर्न स्टेट के लोगों को हिंदी क्यों नहीं सीखना देना चाहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे आने वाले कुछ मिनटों में मिल जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि पेशेंस बनाए रखना है। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा हुआ करता था और वो राजा अपने प्रजा को कहता था कि तुम हमारा जो एरिया है उससे बाहर मत जाना, क्योंकि हमारे एरिया के बाहर के जो किंग है और उनके जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो तुम लोगों से नीचे आते हैं, तुम लोग सुपीरियर हो और कोई भी व्यक्ति बाहर से उनके एरिया में ना आ सके। इसलिए राजा ने क्या किया कि अपने पूरे एरिया को बाउंड्री से घेर दिया। अब राजा के प्रजा को ये लग रहा था कि राजा उनके लिए काम कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन उसी प्रजा को ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो बाउंड्री उन्हें दूर के लोगों से उनके पास आने में उन्हें रोक रही थी वही बाउंड्री अब उन्हें जेल के खाने में कैद कर रही थी। ये जो कहानी है ये आपको आगे आने वाले कुछ मिनटों में रेलेवेंट लगने लगेगा। इस पूरे वीडियो को मैंने प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में डिवाइड कर दिया है। जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उन्होंने देखा कि जो सदर्न पार्ट ऑफ भारत के लोग हैं और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत के लोग हैं उनके बीच में थोड़े डिफरेंसेस हैं, कलर को लेके और थोड़े लैंग्वेज को लेकर। अब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अगर इन लोगों को डिवाइड कर दिया जाए, दोनों को अलग कर दिया जाए, तो इनको रूल करने में आसानी होगी। तो ब्रिटिशर्स ने मैक्स मिलर को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लिखने के लिए हायर किया और मैक्स मिलर ने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लिखी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। और इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी में बताया गया कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत के लोग हैं वो लोग अलग हैं, वो लोग एक्चुअली में भारत के नहीं है बल्कि वो लोग दूसरे जगह से आए हैं और यहाँ पे उन्होंने कॉन्कर करके अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। अब इस थ्योरी को लेकर ब्रिटिशर्स ने ये अफवाह फैलाया कि जो सदर्न पार्ट ऑफ भारत के लोग हैं वो लोग नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत के लोगों से अलग है। तो मैक्स मिलर एक लूथरियन क्रिश्चियन था और लूथरियन क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे वो ऑलरेडी इंडिया में एस्टैब्लिश्ड थे और वो लोग क्रिश्चियन कन्वर्जन ऑलरेडी करवा रहे थे। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स को आसानी होती इस बात को फैलाने में कि जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है वो सच है। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये पूरा एक अलग सा वास्ट टॉपिक है। फिलहाल अपने मुद्दे के ऊपर फोकस करते हैं। अब होता यह है कि उस समय पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था और इस चीज से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। कुछ होटल्स ऐसे थे जिनमें कि जाने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी था और कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था और ब्राह्मण्स उस समय में टोटल आबादी के सिर्फ 2 या 3% ही थे, लेकिन जो हाई रैंकिंग पोस्ट होते थे उनमें मैक्सिमम जगहों पे ब्राह्मण्स थे। और इसी चीज को देखते हुए 1950 में थ्रीगराया शेट्टी और टीएम नायर ने एक मूवमेंट लॉन्च किया और 30 और लोगों के साथ मिलकर साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का निर्माण किया। अब ये जरूरी था कि इस पार्टी के विचारों को लोगों तक आसानी से पहुंचाया जाए और इसके लिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए गए। तमिल बोलने वाले लोगों को टारगेट करने के लिए द्रविडियन न्यूज़पेपर बनाया गया, इंग्लिश बोलने वालों को टारगेट करने के लिए जस्टिस बनाया गया और जो लोग तेलुगु बोलते थे उनको टारगेट करने के लिए आंध्र प्रकाशिता बनाया गया। अब ये जो साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी थी इसका जो मेन आइडियोलॉजी था वो ये था कि जो ब्राह्मण्स हैं वो आर्यंस हैं और ये जो ब्राह्मण्स हैं वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत से आते हैं, ये यहाँ के नहीं हैं और जो एक्चुअली मूल निवासी हैं, जो भारतीय असली लोग हैं वो है द्रविडियंस जो कि नॉन ब्राह्मण्स हैं। लेकिन फिर भी ये जो ब्राह्मण्स हैं इतने कम जनसंख्या होने के बावजूद हम लोगों के ऊपर रूल करते हैं, सारी पावर इनके हाथों में है। और इसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी में 1960 में नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो बनाया गया। इस मैनिफेस्टो के अंदर बहुत सारी चीजें थी लेकिन मेरा जो मेन फोकस था वो एक पॉइंट पे आकर रुक गया और जिसने मेरे दिमाग खराब कर दिए। इस मैनिफेस्टो के अंदर ब्रिटिशर्स से ये बात कही गई थी कि हम ब्रिटिश रूल के लिए लॉयल हैं और अटैच्ड भी हैं और ब्रिटिशर्स जो भी कदम उठाएंगे वो हमारे बारे में एक बार जरूर सोचेंगे फिर उठाएंगे। बेसिकली ये पार्टी नहीं चाहती थी कि जब ब्रिटिशर्स जाएं तो वो अपनी पावर कांग्रेस के हाथ में दे दें
क्योंकि जो कांग्रेस थी उस समय पे कांग्रेस के अंदर ब्राह्मण्स बहुत ज्यादा थे और ब्राह्मण ज्यादा होने के कारण जो पावर था वो ब्राह्मण्स के हाथ में चला जाता और पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी वो इसके सख्त खिलाफ थी। तो इसलिए ये जो साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी थी ये नहीं चाहती थी कि ब्रिटिशर्स वापस जाए। और ये जो पॉइंट है इसको आगे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अब इसके 1 साल के बाद होता यह है कि जो ब्रिटिशर्स के साथ इस पार्टी की नजदीकियां थी वो लोगों के सामने आ जाती है, वो एक्सपोज हो जाता है और लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये जो पार्टी है और इनका जो न्यूज़पेपर है ये ब्रिटिशर्स के साथ कोलैब में काम कर रहा है। अब पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी था कि न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया जाए, लेकिन क्योंकि न्यूज़पेपर का जो असली चेहरा था वो लोगों के सामने आ गया था कि वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ये जो न्यूज़पेपर थे इनके नाम को चेंज कर दिया गया। अब इस न्यूज़पेपर का नाम रख दिया गया जस्टिस और पार्टी का नाम चेंज करके रख दिया गया जस्टिस पार्टी। अब 1990 में रामास्वामी मुडलियर को जस्टिस पार्टी का डेलीगेट बनाकर लंदन भेजा जाता है। लंदन के पार्लियामेंट में रामास्वामी स्पीच देते हैं और नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को ब्रिटिशर्स को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें लिखा था कि हम ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल है और अटैच्ड भी, जिसको मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर एंट्री होती है इरोड वेंकट रामास्वामी की, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में EVR बोलते हैं। और ये जो इरोड वेंकट रामास्वामी है इनको साउदर्न पार्ट ऑफ भारत में पेरियर के नाम से भी जाना जाता है। पेरियर ये जो शब्द है इसका मतलब होता है रेस्पेक्टेड। तो इस वीडियो में मैं इनका पूरा नाम ना लेकर इनको EVR शॉर्ट में रेफर करूंगा। अब ये जो EVR थे यही बाद में जाकर नींव रखते हैं DMK पार्टी की, जो कि फिलहाल अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर रूलिंग पार्टी है। तो 1919 में EVR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस पार्टी के कुछ मूवमेंट जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी शामिल होते हैं। एक बार जेल भी जाते हैं और उसके बाद फिर 6 साल के बाद ये कांग्रेस से बाहर निकल जाते हैं। इनका ये कहना होता है कि कांग्रेस के अंदर ब्राह्मण्स बहुत ज्यादा है और इसलिए मैं कांग्रेस से बाहर निकल रहा हूँ। EVR ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जाएं तो वो पावर कांग्रेस के हाथ में देकर जाए, और कांग्रेस के हाथ में पावर देकर जाने का मतलब था कि जो ब्राह्मण्स थे वो पावर में आते। अब 1925 में कांग्रेस से निकलने के बाद EVR एक मूवमेंट शुरू करते हैं। इस मूवमेंट का नाम होता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और ये मूवमेंट एक एम करता है कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसमें कि कोई भी कास्ट नहीं होगा, कोई भी रिलीजन नहीं होगा, ना ही वहां पे कोई भगवान होगा। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो EVR है इन्होंने रावण को हीरो बताया था। अब साइड बाय साइड मद्रास स्टेट, जो कि बाद में जाकर तमिलनाडु बनता है, तो मद्रास स्टेट के अंदर जो जस्टिस पार्टी थी वो भी सेम ही काम कर रही थी। वो भी चाहते थे कि जो ब्राह्मण्स थे वो पावर में ना आए, मतलब वो भी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और इसके साथ साथ वो लोग भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को आगे बढ़ा रहे थे। अब क्योंकि EVR का जो मूवमेंट था उनमें जो लोग जुड़े हुए थे और जो जस्टिस पार्टी थी, दोनों के ख्यालात एकदम हूबहू मिलते थे, तो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। और अब यहाँ से शुरू होता है एक अलग देश की डिमांड, द्रविड़ नाडु की डिमांड। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने देखा कि पाकिस्तान बना, हमने देखा कि खालिस्तान की डिमांड भी हुई, लेकिन ये द्रविड़ नाडु क्या है? हमने इसके बारे में आज तक कोई सुना नहीं। और उसका रीजन ये है कि जो साउदर्न पार्ट ऑफ भारत का पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा अलग है, और क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है इसके कारण हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली वहां के पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, और लोग ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उन सब चीजों को समझने के लिए आपको बहुत सारे बुक्स रेफर करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स रेफर करने पड़ेंगे, और न्यूज में ये सब चीजें कभी दिखाई जाती नहीं है। और यही रीजन है कि भारत के साउदर्न पार्ट में जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। अब ये जो लैंग्वेज बैरियर है इसी को एज अ टूल यूज किया जाता है वहां के पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, ताकि बार बार वो वहां पे सत्ता में आते रहें। इसके बाद 1937 में इलेक्शन होता है और जो जस्टिस पार्टी होती है वो कांग्रेस पार्टी से हार जाती है, और इसके बाद से जो जस्टिस पार्टी होती है उसको हेड करने लगते हैं EVR। अब 1937 में जस्टिस पार्टी जब हारती है कांग्रेस से, तो उसके बाद ये होता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है मद्रास स्टेट में, और वहां पे जो CM बनते हैं वो होते हैं राजाजी। अब राजाजी ये अनाउंस करते हैं कि 125 स्कूलों के अंदर कंपलसरी हिंदी पढ़ाया जाएगा, और एज ऑब्वियस इस चीज का विरोध करते हैं जस्टिस पार्टी, और वो लोग एक स्लोगन लेकर आते हैं, तमिलनाडु फॉर तमिल्स। अब EVR यहाँ से एक अलग कंट्री द्रविड़ नाडु की डिमांड करते हैं, और इसके लिए वो जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के पास। मोहम्मद अली जिन्ना को वो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान की डिमांड के लिए, और बदले में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना उनको द्रविड़ नाडु के लिए सपोर्ट करेंगे, और होता भी वैसा ही है। 1940 के लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डिक्लेरेशन को पास किया, और इसके साथ साथ ही इसके कुछ महीनों के बाद EVR ने तिरुवरूर के कॉन्फ्रेंस में सेपरेट द्रविड़ नाडु की डिमांड रखी, और फिर इसके कुछ समय के बाद EVR ने द्रविड़ नाडु का एक मैप प्रपोज किया, और इस मैप के अंदर वो लोग जो कि तेलुगु बोलते थे, वो लोग जो कन्नड़ा बोलते थे, वो लोग जो तमिल बोलते थे, वो लोग जो मलयालम बोलते थे, उनके एरियाज को दिखाया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना पहले EVR के द्रविड़ नाडु के डिमांड को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि EVR भी मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को सपोर्ट कर रहे थे।
लेकिन बाद में जब मोहम्मद अली जिन्ना को उलमा से प्रेशर आता है तो मोहम्मद अली जिन्ना अपना जो सपोर्ट होता है वो वापस खींच लेते हैं। अब हर तरफ से निराशा देखकर, हर तरफ से हार कर ईवीआर ने ब्रिटिशर्स को फोन लगाया, मतलब एक्चुअली में फोन नहीं लगाया, ब्रिटिशर्स को एक खत लिखा और उस खत में लिखा कि ब्रिटिशर्स आप इंडिया छोड़ कर तो जा रहे हो, बट प्लीज कम से कम आप मद्रास स्टेट को छोड़कर मत जाओ, लंदन से ही आप मद्रास को रूल करो। अब इस स्टेटमेंट का तो यही मतलब निकाला जा सकता है। लेकिन ईवीआर को यहाँ पे भी झटका लगता है और ब्रिटिशर्स की तरफ से भी उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आता है। बेसिकली ईवीआर ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के हाथ में ब्रिटिशर्स पावर देकर जाए, और क्योंकि कांग्रेस के अंदर ब्राह्मण ज्यादा थे तो वापस से जो पावर थी वो ब्राह्मण्स के हाथ में आती, और ये जो पूरा मामला था वो उनके पार्टी के एकदम सख्त खिलाफ था। अब क्योंकि ये पार्टी का सवाल था तो इसलिए ब्राह्मण्स को पावर से अलग रखने के लिए ईवीआर कुछ भी करने के लिए रेडी थे। हर तरफ से हारने के बाद ईवीआर ने अपने पॉलिटिकल पार्टी जस्टिस पार्टी का जो नाम था वो इलेक्शन से बाहर खींच लिया और अपनी जो जस्टिस पार्टी थी उसके जो लोग थे उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, और जस्टिस पार्टी को कन्वर्ट कर दिया द्रविडम कजागम ऑर्गेनाइजेशन में। अब इससे पहले कि मैं आपको इंडिपेंडेंस के बाद की स्टोरी बताऊं, दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये कि ईवीआर का क्या आखिर व्यू था हमारे सनातन धर्म के ऊपर, हिंदुइज्म के ऊपर और शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, क्योंकि ईवीआर को देखा जाता है एज अ लोअर कास्ट का वोकल लीडर। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि मेरा कोई टीम नहीं है, मैं जो कुछ भी करता हूँ सब अपने बलबूते पे करता हूँ। इस वीडियो का हर एक कतरा मैंने अपने नींद और पसीने को निकाल कर किया है, और इस चीज का अंदाजा आप मेरे डार्क सर्कल से लगा सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करना ना भूले। तो चलिए अब बात करते हैं ईवीआर के आखिर व्यूज क्या थे हिंदूज के ऊपर और ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर, क्योंकि इसी पार्टी के लोग अक्सर एंटी हिंदी और एंटी हिंदू बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। ईवीआर ब्राह्मण्स को जूस से कंपेयर करता था। ईवीआर ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा था कि वो ब्राह्मण्स से घूस लेते हैं। ईवीआर ने सिलापट्टीकरम के बारे में भी कहा था कि ये आर्यंस ने लिखा है। सिलापट्टीकरम तमिल लिटरेचर का एक बहुत ही सुंदर वर्क है और ये वन ऑफ द एंशिएंट एपिक है, जो कि मेरे हिसाब से तमिल लैंग्वेज और तमिल कल्चर का मजाक उड़ाने जैसा है। ईवीआर ने शेड्यूल कास्ट वुमेन्स के लिए रेसिस्ट कमेंट पास किए, कहा कि कपड़ों के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि शेड्यूल कास्ट की वुमेन उसे पहन रही है। ईवीआर ने गणेश भगवान के मूर्तियों को तोड़ा, भगवान राम के पिक्चर्स को जलाए, भगवान राम के मूर्तियों को चप्पलों से भी मारा। द्रविडियन आइडियोलॉजी और आर्यन इन्वेजन थ्योरी के स्प्रेड होने के कारण जो सदर्न पार्ट ऑफ भारत के लोग हैं उनके अंदर एक फीलिंग आई, एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आया। नॉन ब्राह्मण्स के मन में ये ख्याल आने लगा कि हम लोग नॉर्दर्न भारत के जो लोग हैं उनसे सुपीरियर है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली में मूल निवासी हैं, और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत से आए हुए लोग हैं जो ब्राह्मण्स हैं वो आर्यंस हैं, और इसलिए हम लोग कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत से आए हुए लोग हैं जो ब्राह्मण्स हैं वो हमें रूल कर ले। और ये भी एक रीजन है कि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करोगे जो कि द्रविडियन आइडियोलॉजी में बिलीव करता है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो वो अक्सर आपसे ऐसी बात करेगा, ऐसा शो करने की कोशिश करेगा कि वो आपसे सुपीरियर है। फिर वो चाहे एजुकेशन के मामले में हो सकता है या फिर वो कल्चर के मामले में हो सकता है। तमिल एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, इसका खुद एक बहुत रिच कल्चर है, लेकिन इतनी खूबसूरत लैंग्वेज और इतने रिच कल्चर वाले लैंग्वेज को भी लोगों ने एक अलग एंगल दे दिया और इसको एज ए डिवाइड वेपन यूज करने लगे। खैर, इसके बारे में डिटेल में और आगे बात करेंगे। अब इंडिपेंडेंस के बाद ये जो द्रविड़ नाडु की मांग थी ये स्लो पर गई और ईवीआर के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था जिससे कि वो द्रविड़ नाडु की जो मांग है उसको तेज कर सके या लोगों के सामने रख सके। तो ईवीआर ने अपने आप को, ये जो द्रविड़ खजागम ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था, इससे खुद को साइडलाइन कर लिया। पार्टी से साइडलाइन होने के बाद ईवीआर अपनी अडॉप्टेड बेटी से शादी कर लेते हैं और इसके बाद वो ऑलमोस्ट ये जो पॉलिटिकल मामला चल रहा था इससे साइड हो जाते हैं। और अब इसके हेड बन चुके थे अन्नादुराई। ये जो अन्नादुराई थे इस द्रविडम कजागम के चीफ सेक्रेटरी थे, जो कि पहले जस्टिस पार्टी हुआ करती थी। डीएमके के लीडर खुद बताते हैं कि इंडिपेंडेंस डे को डीएमके के लोग एज अ ब्लैक डे सेलिब्रेट करते हैं और काले कपड़े भी पहनते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद जो पावर था वो कांग्रेस के हाथ में आया और इवेंचुअली वो ब्राह्मण्स के हाथ में आ गया। और इंडिपेंडेंस डे को एक्सेप्ट करने का मतलब था कि ब्राह्मण्स को एक्सेप्ट करना। अब अन्नादुराई एंटी हिंदी कैंपेन्स कर रहे थे, क्योंकि यही एक मुद्दा बचा था जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी को सर्वाइव कराया जा सकता था, क्योंकि जो द्रविड़ नाडु की मांग थी वो ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुकी थी। और ये जो एंटी हिंदी का जो कैंपेन है ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। आप जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज को देख लो जो कि तमिलनाडु के अंदर है, उनका जो मेन कोर आइडियोलॉजी होता है उसमें ये जरूर होता है कि हिंदी को अपोज करना है। अब अन्नादुराई ने 1949 में डी की ऑर्गेनाइजेशन को कन्वर्ट कर दिया डीएमके में। अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी, तो ऑर्गेनाइजेशन से अब ये डीएमके एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुका था, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करने का प्रस्ताव रखती है और जिसके बाद कि तमिलनाडु के अंदर बहुत मास लेवल पे हिंदी का बॉयकॉट होता है
और एंटी हिंदी कैंपेन्स चलते हैं और जिससे फायदा होता है डीएमके को। अब 1967 में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कांग्रेस को हारना पड़ता है और डीएमके पावर में आ जाती है और इसके जो सीएम बनते हैं वो बनते हैं अन्नादुरई। और इसके बाद कांग्रेस आज तक कभी भी तमिलनाडु के अंदर नहीं जीत पाई। मतलब कांग्रेस की एक गलती ने उनको तमिलनाडु से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया। अब इसके 2 साल के बाद अन्नादुरई जो कि सीएम होते हैं मद्रास स्टेट के, मद्रास स्टेट का नाम चेंज करके उसको तमिलनाडु कर देते हैं। अब तमिलनाडु नाम चेंज करने के बाद जो वहाँ के लोग होते हैं उनके अंदर ये भावना आती है कि चलो हमारे लिए हमारा जो सीएम है वो कुछ तो कर रहा है, हमें एक सेपरेट द्रविड़ नाडु कंट्री नहीं मिल पाया तो कम से कम एक ऐसा स्टेट तो मिल गया जिसका नाम तमिलनाडु है। इसके 2 साल के बाद अन्नादुरई की डेथ हो जाती है और ये जो डीएमके पार्टी होती है वो 2 भाग में स्प्लिट हो जाती है, डीएमके और एआईआईडीएमके। लेकिन ये जो दोनों के दोनों पार्टीज थे, दोनों का जो कोर बिलीफ था वो सेम था, द्रविडियन आइडियोलॉजी को फॉलो करना और ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है इसको बिलीव करना। और इसलिए आज तक तमिलनाडु के अंदर हिंदी को अपोज किया जाता है और इसका जो असर है वो आसपास के स्टेट्स में भी देखा जा सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवालों के ऊपर जिसके जवाब के लिए आपने इस पूरे वीडियो को देखा और अब आपको जब मैं ये बातें बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएंगी। हिंदी को क्यों अपोज किया जाता है साउदर्न पार्ट ऑफ भारत में, स्पेशली तमिलनाडु में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउदर्न पार्ट ऑफ भारत में जितने भी मूवमेंट्स हुए उसमें एक चीज ये कॉमन थी कि द्रविडियंस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत के लोगों से सुपीरियर है क्योंकि द्रविडियंस ही एक्चुअली में असली मूल निवासी है। और क्योंकि हिंदी जो है वो संस्कृत से ही इवॉल्व होकर आया है तो हिंदी को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि एक तरीके से आर्यन को अपने ऊपर कंट्रोल करने देना, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है ना इसके हिसाब से जो संस्कृत है वो आर्यंस की लैंग्वेज है। दूसरा रीजन, अगर साउदर्न पार्ट ऑफ भारत में लोग हिंदी समझने लगेंगे तो वो लोग नेशनल न्यूज चैनल देखने लगेंगे और उनको ये समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली में नेशनल पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है। और ये जो नेशनल न्यूज चैनल है उसको रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल नहीं कर सकती है। अब आपको वो कहानी याद होगा जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, किस तरीके से जो राजा होता है वो अपने प्रजा को आइसोलेट करता है। तीसरा रीजन, हिंदी को एक्सेप्ट करना यानी कि हिंदी को समझना। अगर लोग हिंदी समझने लगेंगे तो जो नेशनल लीडर्स हैं वो जो स्पीचेस देते हैं तो उनसे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि उनको समझ में आएगा तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे। और अगर लोग इन्फ्लुएंस होंगे तो ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है इनका सुपरा साफ हो सकता है। चौथा रीजन और सबसे बड़ा रीजन, ये रीजन है कि लोगों के अंदर ये डर पैदा किया जाता है कि अगर आप हिंदी को एक्सेप्ट करते हो तो आपका जो कल्चर है और आपका जो लैंग्वेज है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हिंदी आएगी तो कोई भी तमिल नहीं बोलेगा, कोई भी तमिल नहीं सीखेगा और जो तमिल कल्चर है वो इवेंचुअली खत्म हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा रीजन बनता है हिंदी को बॉयकॉट करने का। और ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी लेडी का फोटो इमेजिन करो जो कि तमिल बोलती है तो आपके मन में आएगा कि एक लड़की है या फिर एक लेडी है जो कि ब्राउन कम्प्लेक्शन की है, बालों में गजरा लगाती है, बहुत सारे गोल्ड ज्वेलरी उसने पहना हुआ है, सुंदर सी साड़ी पहनी हुई है और एक बहुत ही खूबसूरत सा उसका आउटफिट है जहां से कि उसका कल्चर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप एक ऐसी लेडी का फोटो इमेजिन करो जो कि हिंदी बोलती है तो आपके मन में क्या आएगा? कुछ भी नहीं, जीरो। क्योंकि हिंदी बोलने वाली जो महिला या फिर जो लेडी है वो बिहार की भी हो सकती है, मध्य प्रदेश की भी हो सकती है, हरियाणा की भी हो सकती है, असम की भी हो सकती है, गुजरात की भी हो सकती है, मुंबई की भी हो सकती है। तो हिंदी का अपना कोई भी कल्चर नहीं है। हिंदी सिर्फ एक लैंग्वेज जो कि लोगों को कनेक्ट करती है। तो हिंदी को एक्सेप्ट करने से आपका जो कल्चर है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। और आप इस चीज का एग्जांपल पूरे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत को देख सकते हो। हर स्टेट में हिंदी एज अ मीडियम यूज किया जाता है, बट क्या वहाँ के कल्चर खत्म हो गए? नहीं हुए। अब इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना। ये पॉइंट जब मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा ना तब और ज्यादा ये क्लियर होगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, वो क्यों नहीं चाहती हैं कि लोग नेशनल न्यूज देखें? उसका जवाब ये है कि जो रीजनल न्यूज चैनल है जो कि वहाँ के लोग देखते हैं वो सब के सब कंट्रोल किए जाते हैं वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। साउदर्न पार्ट ऑफ भारत में जो मेजर न्यूज चैनल्स हैं उनके बारे में डिटेल्स में आपको शेयर करता हूँ। सन न्यूज के फाउंडर है कलाईनिधि मरन, एम करुणानिधि के ग्रैंड नेफ्यू है। कलीग नगर टीवी के ओनर है करुणानिधि फैमिली। जय न्यूज के ओनर कंपनी है माविस सैटकॉम जो कि AIADMK के MP रवि बर्नार्ड का है। राज टेलीविजन नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर है राजेंद्रन, जिन्होंने 2007 में DMK ज्वाइन किया था और 11.3% शेयर होल्ड करते हैं। एंटी हिंदी और एंटी हिंदू पॉलिटिकल बयानबाजी ये DMK के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के अंदर आता है। और ऐसा नहीं है कि जब उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया सनातन धर्म के ऊपर तो ये पहली बार था। बहुत लंबी स्क्रिप्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, इतिहास इनका पूरा इसी चीज के ऊपर बना हुआ है। जिस सनातन धर्म के ऊपर DMK के पॉलिटिशियंस जहर उगलते हैं उसी सनातन के मंदिरों से हर साल सैकड़ों करोड़ों का रेवेन्यू आता है। और आप ये देखिए कि उन मंदिरों का जो हेड है
HR&CE का जो हेड है PK शेखर बाबू, वो उस समय उदयनिधि स्टैलिन जब बयान दे रहे थे तो वहीं पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। वैसे कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो DMK पॉलिटिकल पार्टी है ये एंटी हिंदी है, इसलिए ये लोग तमिल लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा प्रो होंगे, बट सच्चाई इसके बहुत विपरीत है। DMK के बहुत सारे लीडर्स जो स्कूल चलाते हैं, जो स्कूल ओन करते हैं, उनके स्कूल में खुद हिंदी पढ़ाई जाती है। और इसमें जो चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन जी हैं, उनकी फैमिली भी दूर नहीं है। सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सनशाइन मॉन्टेसरी नर्सरी और प्राइमरी स्कूल को MK स्टैलिन जी की बेटी सबाशीन चलाती है। सनशाइन एकेडमी मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल को दुर्गावती एजुकेशनल ट्रस्ट चलाती है और इस ट्रस्ट के मेंबर्स है स्टैलिन जी की बहू और उदयनिधि जी की पत्नी किरुथा उदयनिधि। DM काथिर आनंद ओन करते हैं किंगस्टन स्कूल को। DMK के MP S जगत रक्षकन ओन करते हैं श्री भारत विजय शरण को। DMK के MP R गांधी ओन करते हैं गी के वर्ल्ड स्कूल को। एक तरफ इनके स्कूल के अंदर हिंदी पढ़ाई जाती है और दूसरे तरफ ये लोग हिंदी का विरोध करते हैं। अब आप डिसाइड कर लो कि ये जो एंटी हिंदी बयानबाजी की जाती है वो एक्चुअल में पॉलिटिकल गेन्स के लिए की जाती है या किसी और कारण से। मुझे हिंदी नहीं आता है, इसको इस तरीके से बना दिया गया है कि ये बोलना जैसे कूल लगना होता है। पर यहाँ पे बात हम लोगों को भी समझनी होगी कि इसमें थोड़ा ना थोड़ा योगदान हम लोगों का भी है। अगर हम लोग किसी भी स्टेट में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु या फिर कर्नाटका, और वहाँ के रिसोर्सेस यूज करते हैं, खुद को ग्रो करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आप हमारे स्टेट में आए हो, हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, ग्रो हो रहे हो, तो कम से कम हमारी भाषा सीख लो, हमारा जो कल्चर है उसको अपना लो। जबरदस्ती नहीं, अपने मन से, अपने दिल से। पर हमारे में से ही कुछ लोग उन्हें ये बोलते हैं कि तुम हिंदी में बात करो, मैं क्यों तुम्हारी भाषा सीखूं, तुम हिंदी में मेरे से बात करो। और यहीं पे कन्फ्लिक्ट बिगिन हो जाता है, यहीं से कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। फिर कुछ लोग सदर्न पार्ट में भी ऐसे होते हैं जो कि जबरदस्ती आपको कहते हैं कि तुम्हें बोलनी ही पड़ेगी, यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं बोलोगे तो तुम्हारे साथ हम मारपीट करेंगे या तुम्हें परेशान करेंगे। तो दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं और इस चीज को अगर सही करना है, ये जो लैंग्वेज बैरियर है इसको खत्म करना है, तो हम लोगों को ही आगे आना होगा। जस्ट लाइक कि कोई अंग्रेज जब हमारे इंडिया में आता है और हमारी भाषा में बात करता है, हिंदी बोलता है या फिर हमारे कल्चर को अपनाता है तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन वही फॉरेनर अगर हमें आकर ये बोलेगा कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा, तुम मेरे से इंग्लिश में बात करो, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें बुरा लगेगा। और वही सेम चीज सदर्न पार्ट ऑफ भारत में भी होता है। हमें एक दूसरे को समझना होगा। एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी तमिल बोलने वाले से बात कर रहा हूँ या कन्नड़ा बोलने वाले से बात कर रहा हूँ, तो मैं उसे बोलूंगा कि भाई तू मुझे 4 वर्ड्स ऐसे अपने लोकल लैंग्वेज के सिखा दे, मैं तुम्हें 4 वर्ड्स अपने हिंदी के सिखा देता हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग को एग्जिस्ट कर सकते हैं, अपना ये जो लैंग्वेज बैरियर है इसको खत्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पूरे लैंग्वेज में मास्टर ही कर जाएं, कम से कम बोलने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। उनको ये बता सकते हैं, जता सकते हैं कि हाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और फिर सामने से वो लोग भी कोशिश करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और इसी तरीके से बॉन्ड बनेगा। इतना रिच कल्चर है साउदर्न पार्ट ऑफ भारत में, इतने सारे मंदिर है जाने के लिए, बट हम लोग हिंदी तमिल के बीच में ही फाइट करते रहते हैं। और इन सब चीजों को खत्म करने के लिए जो लैंग्वेज बैरियर है, ये जो हमारे भारत को डिवाइड करने वाला ये जो आइडियोलॉजी है, सबसे पहले इसे इरेडिकेट करना होगा। जिस दिन लोग लैंग्वेज बैरियर को हटाकर एक साथ आ जाएंगे, उस दिन से ये सब जो अटैक है, ये सब जो बयानबाजी हमारे सनातन धर्म के ऊपर, हमारे रिलीजन के ऊपर, ये सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा नहीं रहेगा हम दोनों के बीच में फूट डालकर रूल करने के लिए। वीडियो खत्म करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने खालिस्तान के ऊपर एक बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया था और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, तो प्लीज उसे जाकर देखें और अपने ओपिनियन शेयर करें।